सो लेट्स से आपको लंग्स के डॉक्टर ने बताया है कि आपको एस्थमा है। तो क्वेश्चन इज कि आपको कितनी बार उनके पास जाना चाहिए। सो हमारे जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, जो इफ दे आर मोर और लेस स्टेबल, यानी ज़्यादा उनको उनकी बीमारी की वजह से तकलीफ नहीं हो रही है, हम 3 महीने में एक बार उनको आने के लिए बोलते हैं रूटीन चेकअप के लिए, जहाँ वो अपने मेडिसिन, इनहेलर टेक्निक, डोजेज, ये सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कुछ लोगों का एस्थमा सीजन के हिसाब से चेंज होता है। फॉर एग्जांपल बारिश की सीजन में या रेनी सीजन में और ठंडी की सीजन में, तो उनको कभी 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 हम एक्स्ट्रा एक फॉलो अप करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उस सीजन में उनका मेडिसिन का डोजेस का एडजस्टमेंट ज़्यादा ज़रूरी होता है, सो दैट उनको कोई अटैक नहीं आए और हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़े। जो हमारे स्टेबल पेशेंट्स हैं, वो एक्चुअली 6 महीने में एक बार भी रूटीन फॉलो अप करके जाते हैं, एंड जो इस सिटी में नहीं रहते, कहीं और काम से, तो वंस इन अ ईयर वो रूटीनली फॉलो अप करते हैं। और उनको हम सिखा देते हैं एस्थमा एक्शन प्लान, वेयर वो खुद के सिम्टम्स एंड पीक फ्लो मॉनिटरिंग के हिसाब से अपनी मेडिसिन को कम ज़्यादा कैसे एडजस्ट करना है वो खुद सीख लेते हैं। सो इट डिपेंड्स आपकी बीमारी की सिवेरिटी कैसी है, उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलो अप डिपेंड करता है। बट इन अ स्टेबल सिचुएशन 3 या 4 महीने में एक बार आपके स्पेशलिस्ट के पास जाना जरूरी है। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलो अप फॉर एस्थमा? राइट, सी एस्थमा इज अ क्रॉनिक कंडीशन, यानी इसके साथ हमको रहना है, जैसे डायबिटीज फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे डायबिटीज के लिए आप हर 3 महीने में एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं, और आपका कंट्रोल कैसा है उस हिसाब से डॉक्टर दवा का डोज कम या ज़्यादा करते हैं। सिमिलरली एस्थमा में भी हम देखते हैं कि आपका कंट्रोल कैसा है डिजीज का। अब वो कैसे पता चलता है? आपके सिम्टम्स क्या है, तो कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं, आपको एडिशनल डोज लेने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। तो ये सब पूछ के हमको असेसमेंट आता है कि आपका एस्थमा कितना कंट्रोल है, एंड उसके हिसाब से हम या फिर डोज को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। एंड और एस्थमा में ऐसा नहीं है कि आप दवा ले रहे हैं, आपको ठीक हो गया तो आप दवा पूरा बंद कर सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ स्टेप अप ऑफ ट्रीटमेंट एंड स्टेप डाउन ऑफ ट्रीटमेंट, एंड ये हमको 3 महीने के असेसमेंट में समझ में आता है, और उसी के हिसाब से हम डोजेस को ऊपर और नीचे करते हैं। दूसरा रीजन डॉक्टर के पास जाने का इज प्रिवेंशन ऑफ एग्जैसर्बेशन। नाउ एग्जैसर्बेशन मीन्स एस्थमा अटैक्स। जितना जरूरी एस्थमा में आपके सिम्टम्स कंट्रोल करना है, उतना ही जरूरी प्रिवेंशन ऑफ एग्जैसर्बेशन होता है। एंड कुछ चीज़ों से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और एटलीस्ट जब फॉलोअप के लिए पेशेंट आते हैं और जब वो रिकॉल करेंगे कि हमने आज ये खाया था और हमको सिम्टम्स ज़्यादा आए थे, या फिर हमने ये एक्टिविटी किया था, या कितनी बार उनके पास हिस्ट्री को हम देखते हैं कि हर इसी सीजन में, हर जुलाई में या हर अगस्त में ही उनको सिम्टम्स आए थे। इससे हमको समझ में आ सकता है कि पेशेंट की क्या ट्रिगर फैक्टर्स हैं, और आगे जाके कैसे हम ये एस्थमा अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सब हम डिस्कशन हम रेगुलर फॉलोअप पे कर सकते हैं, एंड नॉट जस्ट ओनली व्हेन पेशेंट एकदम सिवियर कंडीशन में हमारे पास आते हैं, उस वक्त एग्जैसर्बेशन या एस्थमा अटैक को ट्रीट करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा रीजन इज टू डू रेगुलर पीएफटीज। और पीएफटी क्या होता है? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसमें एक मशीन में आपकी हाइट, वेट, एज के हिसाब से आपका लंग का कैपेसिटी क्या होना चाहिए, वी गेट दैट प्रेडिक्शन। फिर उस मशीन में आपको जोर से फूंकना रहता है कि कितना करना चाहिए और आपने कितना फूंका है, उस बेसिस पे हमको परसेंटेज में समझ में आता है कि आपका लंग फंक्शन कितना है। एंड रेगुलर ट्रीटमेंट के बाद हम जब वो करते रहे, सो वन, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। कुछ पेशेंट्स का सालों का एस्थमा होता है, तो ऑलमोस्ट उनका लंग्स, हम बोलते हैं रीमॉडल्ड एस्थमा हो गया, मतलब ऑलमोस्ट स्मोकर्स जैसा हो गया है कि इनहेलर के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है। तो हमको इनहेलर्स या मेडिसिन के साथ साथ स्पेसिफिक एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी उनको देना पड़ता है। ये सब चीज़ें हमको पीएफटी में ही समझ में आती है। Now, lastly, and the most important reason to regularly go to your lung doctor for your asthma is because the science is ever evolving. रिसेंटली कोई जो 15 साल पहले किसी स्पेशलिस्ट को दिखाए थे, एंड अभी बहुत ही तकलीफ हो रही थी 1 साल से उनको, एंड वो हमारे पास आए। एंड जब हमने देखा कि जो इनहेलर वो यूज़ कर रहे थे, जो मेडिकेशन वो यूज़ कर रहे थे, वो इतना ऑब्सोलीट था कि वी हैव मूव फ्रॉम दैट प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट। एवरी ईयर समथिंग न्यू कम्स अप। अभी ऐसे भी इनहेलर्स आते हैं जो दिन में एक बार ही ले सकते हो आप, और 24 आवर्स चलते हैं। रिजर्विस 15-20 साल पहले जो इनहेलर्स लोग लेते थे, उसमें 3 घंटे का ही एक्टिविटी रहता था, उनको इनहेलर एवरी 4 आवर्स 5 आवर्स वापस लेना पड़ता था। सो वी हैव मूव फ्रॉम दोज थिंग्स। बेटर टेक्निक्स आर देयर, बेटर मॉलिक्यूल्स आर देयर, एंड अपना अंडरस्टैंडिंग डिजीज का भी चेंज होता है। एंड जो बीमारी, जो एस्थमा आपको से एज 18 पे था, आप 20 ईयर्स लेटर योर बॉडी इज रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। मे बी आपको कोई और दवा की ज़रूरत है, मे बी आपको एक्सरसाइज, और मे बी 50 के बाद आपको वैक्सीन की भी ज़रूरत है, जो किसी ने आपको 25 की एज पे नहीं बताया रहेगा। इसीलिए
रेगुलरली चेकअप करने के लिए जब जाते हैं, आप खुद भी ट्रीटमेंट के साथ अपडेटेड रह सकते हैं।